गुड इवनिंग। उर्मिला देवी जी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को सोशल स्टडी के अंतर्गत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा करूँगा। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारतीय वित्त व्यवस्था, इंडियन फाइनेंस सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि फाइनेंस वित्त क्या होता है। तो वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त जो है आपका करेंसी और साख से संबंधित होता है ना। आपका नोट, सिक्के, क्रेडिट्स, ये सब जो है इन सब से जो है रिलेटेड क्या होता है? फाइनेंस वाला होता है, ठीक, वित्त होता है, ठीक। तो आइए भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था क्या होता है? तो भारतीय वित्त व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि हम बात करें व्यक्तियों इसमें जो है वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक कंपनियों वित्तीय संस्थाओं, व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त का वित्त की क्या की जाती है? वित्त की जो है मांग होती है और उसकी पूर्ति की जाती है ना। वित्त की मांग होती है तथा उसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था किसे कहते हैं? भारतीय वित्त व्यवस्था ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की क्या की जाती है? मांग की जाती है और उसकी पूर्ति की जाती है। फाइनेंस की डिमांड एंड उसकी क्या की जाती है? सप्लाई। यानी पूरा जो है फाइनेंशियल सिस्टम में, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में आप देखिए क्या किया जा रहा है? आपका एक तरफ से फाइनेंस की डिमांड की जा रही है और एक तरफ जो है फाइनेंस की क्या की जा रही है? सप्लाई की जा रही है, ठीक ना। तो इसी को हम क्या करते हैं? इसी सिस्टम को क्या करते हैं? इंडियन फाइनेंस सिस्टम, भारतीय वित्त व्यवस्था, यही वित्त व्यवस्था, इसी को फाइनेंस सिस्टम करते हैं। बात क्लियर है? अब इस जो आप यहाँ पर जो परिभाषा लिखे हैं वित्त व्यवस्था के, इससे आप देखें तो पूरे फाइनेंस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जो फाइनेंस सिस्टम हमारा है इसके दो साइड हमको दिखाई दे रहे हैं। कितने साइड दिखाई दे रहे हैं? दो साइड। देखिए यहाँ पर एक आपका डिमांड साइड दिख रहा है, एक आपका सप्लाई साइड दिख रहा है ना। तो आइए इसी को बोलते हैं आप अलग से इसको सोचते हैं कि इसको देखने से स्पष्ट होता है कि हमारा जो भारतीय व्यवस्था है उसके जो है कितने पक्ष होते हैं?
दो पक्ष होते हैं। तो भारतीय वित्त व्यवस्था के पक्ष, भारतीय वित्त व्यवस्था के पक्ष की हम बात करें तो आपने देखा यहाँ पे देखने से क्लियर हो रहा है कि दो साइड होंगे, एक जो है मार्ग पक्ष होगा, दूसरा क्या होगा पूर्ति पक्ष। पूर्ति पक्ष, टू साइड क्लियर हो गए, मार्ग पक्ष और पूर्ति पक्ष। इसमें कौन कौन आएंगे मार्ग पक्ष में? इसमें आपके आते हैं जैसे व्यक्तिगत निवेशक, आपका आएगा गवर्नमेंट सरकार, आपका आएगा औद्योगिक, औद्योगिक जगत या औद्योगिक क्षेत्र, आपका आएगा व्यापारी कंपनियां, व्यापारी क्या वाणिज्यिक कंपनियां बोलते हैं, ठीक है। ये जो है मार्ग पक्ष के अंतर्गत आते हैं। पूर्ति पक्ष के अंतर्गत क्या है? मार्ग पक्ष में आपने चार चीजों को लिखा, व्यक्तिगत निवेशक, सरकार, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक कंपनियां। यहां पर आएगा आपका बैंक, आपका आएगा बीमा कंपनियां, आपका आएगा म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, आपका आएगा अन्य जो है वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थाएं आदि। जो हमारा इंडियन फाइनेंस सिस्टम है इसके टू साइड हो गए, दो पक्ष हो गए, एक जो है मार्ग पक्ष और एक आपका हो गया पूर्ति पक्ष। मार्ग पक्ष क्या होता है, पूर्ति पक्ष क्या होता है, आप समझिए कि हमारे देश में आप देखिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्या होता है आधिक्य होता है, सरप्लस होता है, अधिक सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा जो है उसके पास रुपए होते हैं, है ना। और जो एक्स्ट्रा रुपए उसके पास होते हैं, जो उसका आधिक्य होता है, उसको क्या करता है, वह जो है एक ऐसा वर्ग होता है हमारे देश में, एक ऐसा वर्ग है जिसके पास क्या है सरप्लस है, आधिक्य है, और एक ऐसा वर्ग होता है जो क्या है घाटे में है, कह लीजिए, या फिर जिसको ऋण की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है ना। यानी ये देना चाहता है, इसके पास एक्स्ट्रा है, ये देना चाहता है, और इसके पास जो है वित्त की आवश्यकता है, इसके पास अतिरिक्त वित्त है, और इसके पास जो है वित्त की आवश्यकता है, वित्त की क्या है आवश्यकता है, और इसके लिए क्या करता है वित्त लेना चाहता है, ये वित्त लेना चाहता है। तो एक देने वाला है, एक लेने वाला है, लेकिन देने वाले और लेने वाले, तो जो देने वाला है ये क्या हो गया, ये देता है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, तो पूर्ति पक्ष हो जाएगा। और एक क्या होगा, एक लेने वाला जिसको चाहिए वो
जिसको आवश्यकता है वो क्या करता है, वो डिमांड करता है, मांग करता है। ये दूसरा ये पक्ष हो गया आपका मांग पक्ष। एक हो गया आपका पूर्त पक्ष, जिसके पास आधिक्य है, वो देना चाहता है, और एक आपका लेने वाला होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर होता गया है कि अभी मांग पक्ष और पूर्त पक्ष, अब लेने वाला कौन है, मांग कौन करता है, आवश्यकता किसको है, व्यक्तिगत निवेश, जो पर्सनल जो है आपका लीजिए प्राइवेट जो आपका इन्वेस्टर्स होते हैं, व्यक्तिगत जो निवेशक होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए, विनियोग करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, वित्त की मांग करते हैं। गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारा उसका एक्सपेंडिचर होता है, व्यय होता है ना, उसका आय से भी अधिक व्यय होता है। तो आय से भी अधिक व्यय होता है, तो उस व्यय को जो है करने के लिए वो क्या करता है, उसको भी वित्त की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की आवश्यकता होती है। ये भी क्या करता है, फाइनेंस की डिमांड करता है। इसके अलावा जो है, जो आपका इंडस्ट्रियल जगत है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र, उसको भी भारी मात्रा में जो है क्या करना पड़ता है, पूंजी का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इसको भी भारी मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है ना। व्यापारिक कंपनियां हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है, व्यापार के लिए व्यापारिक कंपनियों को क्या करना पड़ता है, भारी मात्रा में इनको भी वित्त की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या करते हैं, वित्त की मांग करते हैं। ठीक है, और इनकी मांग को पूरा कौन करता है, सप्लाई कौन करता है, उसमें आपके बैंक होते हैं। बैंक क्या करते हैं, इनको वित्त देते हैं, लोन देते हैं। बीमा कंपनियां हो गई, है ना, म्यूचुअल फंड हो गए, आपके अन्य वित्तीय संस्थाएं, इनके अलावा अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को साथ देने वाले, है ना, जो आपके जो है जैसे कृषि भूमि विकास बैंक हो गए, है ना, आपके सहकारी बैंक हो गए, ये सारे जो है आपके क्या हो गए, ये सब जो है इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये पूर्ति पक्ष क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, पूर्ति करता है, और ये क्या करता है, मांग करता है। और पूर्ति और मांग में दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन, है ना। तो इन दोनों में संतुलन रहना है ना। ये पूर्ति और पक्ष और मांग पक्ष, कितना पूर्ति हो रहा है, कितना डिमांड किया जा रहा है, यही पूरा सिस्टम है। इसी सिस्टम को, ये पूर्ति और मांग पक्ष को हम क्या करते हैं, यहाँ पे भारतीय वित्त व्यवस्था के दो साइड करते हैं। हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके जो है दो साइड हो गए, है ना, और दोनों में संतुलन होना आवश्यक होता है। ठीक है, बैंक क्या होता है आप जानते हैं, बीमा कंपनियां बताइए आपको। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसको जो है हम आपको बता दें यहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स ये हम बात करें, म्यूचुअल फंड्स, इसको हम पारस्परिक निधियां भी बोलते हैं। ठीक है, जो पारस्परिक निधियां होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यदि इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है, एक ट्रस्ट होता है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एक ट्रस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है लोगों से छोटे छोटे वस्तुओं को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। छोटों लोगों से, व्यक्तियों के पास से छोटे छोटे जो उनके बचत होते हैं उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर जो है इसको क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको जो है देते हैं, है ना। तो इस तरीके से लोगों में जो बचत की आदत है, ये इनके बचत को लेते हैं, इसलिए बचत की हैबिट जो है बनाते हैं म्यूचुअल फंड्स, और उनके बचत को क्या करते हैं, ये इकट्ठा करते हैं। भारत में हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे बड़े जो है म्यूचुअल फंड जो आपका है उसका नाम है यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई जो है भारत की सबसे बड़ी जो है क्या है, म्यूचुअल फंड है। और ये म्यूचुअल फंड जो है, यूटीआई की जो स्थापना है ये 1964 में की गई, और ये जो है कार्य करना शुरू किया था 1966 में। ठीक है, तो ये मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारा फाइनेंस सिस्टम होता है, इंडियन जो फाइनेंस सिस्टम होता है, इसके पक्ष के बारे में आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि इसके जो है कितने जो है भाग, साइड तो अब इसके भाग कितने होते हैं। हमारा जो इंडियन फाइनेंस सिस्टम है, इसके पार्ट कितने हैं, भाग कितने हैं, हम इसकी बात करते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, इसके कितने भाग होते हैं।
बात करते हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था के कितने भाग होते हैं? इसको जो है दो भागों में मुख्य रूप से डिवाइड किया जा सकता है। इसमें जो है अब देखिए पहला जो भाग है ये है भारतीय मुद्रा बाजार, है ना, इसको इंडियन मनी मार्केट, और इसको जो है इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। वो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। जो भारतीय मुद्रा बाजार है, जो मनी मार्केट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ये जो है किस टर्म के लिए करता है? अल्पकालीन, अल्पकालीन वित्त, शॉर्ट टर्म के लिए जो है फाइनेंस, यानी एक साल से कम, एक साल तक, यानी एक साल के अंदर तक का जो फाइनेंस होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ये मनी मार्केट से प्राप्त होता है, ठीक ना। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मिडिल टर्म के लिए चाहिए, मध्यम और दीर्घकालीन आपको फाइनेंस चाहिए, तो कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपको कैपिटल मार्केट से प्राप्त होता है, मध्यम एवं दीर्घकालीन, मध्यम एवं दीर्घकालीन जो है फाइनेंस वित्त प्राप्त करनी हो तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो कैपिटल मार्केट से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अल्पकालीन ऋण जो है किस मार्केट से प्राप्त होता है? बताएंगे कि मनी मार्केट से, ठीक ना। और आपका लॉन्ग टर्म के लिए किस मार्केट से प्राप्त होता है? या मध्यम का भी प्रयोग कर देता है ना, एक साल तक, ये एक साल के ऊपर जो है आपको फाइनेंस की आवश्यकता है, तो आप कहाँ जाएंगे? आपको कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब इसको रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है ना? इन मार्केट को कोई रेगुलेट करने वाला होना चाहिए, इन मार्केटों को, है ना, कोई नियंत्रित करने वाला, नियमित करने वाला होना चाहिए। तो हम बात करें कि जो मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? ये रेगुलेट करता है आरबीआई, आरबीआई, इसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है क्या किया जाता है? इसको जो है नियंत्रित और नियमित किया जाता है, नियमित और नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, नियमित और नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि तो मैं बात कर रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? भारतीय मुद्रा बाजार को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है ना, इसको नियमित और नियंत्रित करने का कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का शीर्ष बैंक है, केंद्रीय बैंक है ना। और इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण की हम बात करें, राष्ट्रीयकरण किया गया ये जो है किया गया 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। ये देश का केंद्रीय बैंक है और यही क्या करता है? पूरे जो इंडियन मनी मार्केट होता है इसको ये रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। बाद में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार की हम बात करें तो इसको जो है
कौन करता है? रेगुलेट। किसको करता है कौन? सेबी। कौन करता है? सेबी। इसको जो है रेगुलेट कौन करता है? सेबी। इसको इंग्लिश बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये जो है सेबी को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंग्लिश में, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करते हैं। और इसकी हम स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 स्थापना कब हुई इसकी? सेबी की जो है स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। लेकिन उसमें जो इसको वैधानिक अधिकार नहीं दिया गया था, इसको वैधानिक अधिकार 30 जनवरी 1992 को दिया गया। 30 जनवरी 1992 को इसको जो है वैधानिक अधिकार दिया गया। और तब से ये क्या कर रहा है, हमारा जो इंडियन कैपिटल मार्केट है इसको जो है ये रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो भारतीय पूंजी बाजार को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ये सेबी करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम चलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि हमको जो है अल्पकाल 1 साल से कम के लिए जो है हमको फाइनेंस की जरूरत है। तो हम किस मार्केट, 2 मार्केट हमारे सामने है, किस मार्केट में हम जाएंगे अल्पकाल के लिए? हम जो है जाएंगे मनी मार्केट में। और हमको लॉन्ग टर्म के लिए हमको फाइनेंस चाहिए तो हम किस मार्केट में जाएंगे? हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे। क्लियर? अब मनी मार्केट को आप देखें तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक असंगठित क्षेत्र, एक संगठित क्षेत्र और एक मुद्रा बाजार का उपबाजार। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित यानी नॉन ऑर्गेनाइज्ड, जिसका जो है ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कोई संगठन ना हो, ऐसा क्षेत्र जिसका कोई संगठन ना हो, है ना, जो व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं महाजन, साहूकार, देसी बैंकर, ये सब किसमें आते हैं? असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और चूंकि ये क्या करते हैं, ये भी फाइनेंस जो है प्रोवाइड करते हैं, है ना। ग्रामीण स्तर पर हम बात करें, है ना, किसानों की हम बात करें, ग्रामीणों की हम बात करें, उनको जब फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं? गाँव में अगर महाजन हुआ करते हैं, साहूकार हुआ करते हैं, जो क्या करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं उनको। हालांकि इसमें तमाम कमियां हैं, तमाम बुराइयां हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर जो है क्या करते हैं? फाइनेंस जो है देते हैं किसानों को। इनका कोई संगठन तो है नहीं, मनमानी करते हैं, इन पर कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं होता है ना। तो इसलिए जो है ये मनमानी ऊंचे ब्याज दर लेते हैं किसानों को, है ना। लेकिन किसान क्या करते हैं? वे जो है अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? अपने गाँव में ही जो महाजन साहूकार होते हैं उनसे फाइनेंस लेते हैं। इसलिए चूँकि ये फाइनेंस देते हैं, वित्त प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इनको भी हम मनी मार्केट में रखते हैं। ठीक है, चूँकि ये असंगठित है इसलिए असंगठित क्षेत्र में इनका जो है हम गणना करते हैं। साहूकार मतलब होते हैं, जैसे ये एक पेशेवर साहूकार होता है, एक जो है गैर पेशेवर होता है। जो क्या करता है? जिसका पेशेवर होता है, जिसका पैसा ही होता है कि लोगों को उधार देना, लोन देना, है ना, और उसके बदले जो है वो ब्याज लेना। ठीक। और गैर पेशेवर जो साहूकार होते हैं वो अन्य कार्यों में भी लगे रहते हैं और साथ में वो लोन देने का भी कार्य करते हैं। ठीक। संगठित क्षेत्र की अगर बात करें, ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसमें जो है हम बात करें
तो ये प्रमुख, यहाँ पर हम बैंकों की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सबसे जो प्रमुख बैंक होता है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं यहाँ पर कि RBI तो पूरे मार्केट को ही क्या करता है, ये रेगुलेट करता है और ये संगठित क्षेत्र में इसका भी नाम आता है, ठीक है, सर्वोच्च बैंक के रूप में, ठीक है। और इसके अलावा RBI के अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, सभी कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, सभी व्यापारिक बैंकों की, वाणिज्यिक बैंकों की बात कर रहे हैं, सभी में क्या हो गया आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट है ना, निजी व्यापारिक बैंक और सार्वजनिक व्यापारिक बैंक, ये दोनों जो है तरह के व्यापारिक बैंक इसमें सम्मिलित होते हैं, ये सभी जो है आपके संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विदेशी बैंक भी आपके जो है संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। विदेशी बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जिनका जो है प्रधान कार्यालय अपने देश में होता ही है, जबकि ये जो है दूसरे देशों में भी इनकी शाखाएं होती हैं। हमारे यहाँ विदेशी बैंक कौन होंगे? हमारे यहाँ विदेशी बैंक वे बैंक होंगे जिनका प्रधान कार्यालय तो विदेश में है, लेकिन उनका एक कार्यालय हमारे यहाँ, मतलब उनके कुछ शाखाएँ जो है हमारे देश में भी हैं, तो ऐसे बैंक क्या कहलाएंगे? विदेशी बैंक। इसके अलावा अदर फाइनेंशियल जो है आपके जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएँ हैं, इनको भी जो है हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है मनी प्रोवाइड करते हैं, ये सब जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। हम पूर्व पक्ष की बात कर रहे हैं, पूर्व पक्ष में ये सारी बातें हम कर रहे हैं, ये पूर्व पक्ष में जो है ये सारे लोग आते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये फाइनेंस सिस्टम के जो है आपका सप्लाई पक्ष है, इसके 2 पार्ट कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, वित्त उपलब्ध कराते हैं, है ना। ये आप सभी जो है आप देख रहे हैं, जितना हमने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब मनी मार्केट के अंतर्गत कर रहे हैं, और ये सभी जो है अल्पकालीन ऋण जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुद्रा बाजार का उप बाजार। ये क्या होता है? मुद्रा बाजार का उप बाजार जो है एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार होता है। क्या होता है ये जो है हम बात करें, ये एक विशेष प्रकार का जो है क्या होता है, प्रतिभूति बाजार होता है। एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार होता है, ठीक है। इसमें जो है क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपके ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाणपत्र, जिसको सीडीज बोलते हैं, सीडी आर, ये सब क्या है, ये सब जो है मुद्रा बाजार के बाजार के अंतर्गत आते हैं। ये विशेष प्रकार के क्या होते हैं, प्रतिभूति होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, है ना, जो कि मुद्रा बाजार के बाजार में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए ट्रेजरी बिल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करें। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल जो है एक प्रकार का जो है कह लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। क्या है ये? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति की बात करते हैं कि क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है, प्रतिभूति क्या है। तो सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है ना। सिक्योरिटीज क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है फाइनेंस को प्राप्त करने के लिए। जैसे फाइनेंस जो है चाहिए गवर्नमेंट को भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। आपने देखा मार्ग पक्ष में गवर्नमेंट का भी नाम, अब उसको जो है फाइनेंस चाहिए तो ऐसे फाइनेंस मिल नहीं जाएगा, है ना। तो वो क्या करती है, वो सिक्योरिटीज जारी करती है ना, सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज मतलब वो क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके माध्यम से क्या करता है, वो फाइनेंस प्राप्त करता है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। ये भी क्या है, ट्रेजरी बिल भी एक प्रकार का सिक्योरिटी होता है गवर्नमेंट का, जो कि आरबीआई द्वारा जो है
ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई, है ना। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बनाया जाता है? आरबीआई द्वारा। गवर्नमेंट के कहने पर, यदि गवर्नमेंट को जो है फाइनेंस की आवश्यकता है शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए, यानी 365 दिन के अंदर, है ना, एक साल के अंदर का यदि उसको जो है फाइनेंस की आवश्यकता है तो क्या करता है? वो आरबीआई से बोलता है कि मुझको जो है फाइनेंस की आवश्यकता है, ट्रेजरी बिल जो है जारी कर दीजिए। तो आरबीआई जो क्या करता है? ट्रेजरी बिल जो है जारी करता है ना। और ट्रेजरी बिल की विशेषता क्या होती है? इसका जो पेमेंट होता है, ये जो ट्रेजरी बिल जो होता है ये डिस्काउंट पे जो है जारी किया जाता है। किस पर जारी किया जाता है? डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। ये डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। डिस्काउंट जारी किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका सपोज मान लीजिए जो है आपका 1 लाख, 1 करोड़ नहीं चाहे, 1 लाख ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए है या 1 करोड़ रुपए, कोई भी आप ले लीजिए, है ना। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ ही ले लीजिए या 1 लाख, कोई भी ले लीजिए। तो कोई भी आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 करोड़ रुपए का मान लीजिए जो है ट्रेजरी बिल जारी किया गया, तो उस पर डिस्काउंट रहता है कि 90 लाख, 1 करोड़ का ट्रेजरी बिल 90 लाख में मिल रहा है। इसके द्वारा ये इसमें क्या किया? अब इसमें जो है ट्रेजरी बिल जो है जारी कर दिया, उसमें लिखा गया है, उसमें अंकित कितना है, प्रिंटेड कितना है, 1 करोड़ है। लेकिन जब आप उसको खरीदेंगे तो आपको 1 करोड़ नहीं मिलेगा, बल्कि कितने मिलेगा? आपको जो है वो मिलेगा 90 लाख में ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको जो है वापस करेंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको जितना उसमें प्रिंट रहेगा वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो जो आप 90 लाख में खरीदते हैं और 1 करोड़ में क्या करते हैं? उसको बेचते कितने में है? जितना उसमें लिखा है 1 करोड़ का था, तो 1 करोड़ में आप बेचेंगे तो 10 लाख रुपए क्या हो गया आपका? यही आपका प्रॉफिट हो गया। तो 10 लाख 90 लाख कर सकता है, 92 लाख कर सकता है, 95 लाख कर सकता है ना। उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको कैसी ज़रूरत है, कैसा उसके पास है। तो इस तरीके से वो 90 लाख डिस्काउंट करके, 10 लाख डिस्काउंट करके 90 लाख में जो है उसको जारी कर देता है तो 1 करोड़ का, तो उसको जो है 90 लाख में जो है कोई खरीद लेता है। जो खरीदता है 90 लाख में, तो 90 लाख जो है कहाँ पे आ जाता है? गवर्नमेंट के पास मिल जाता है 90 लाख रुपए। तो 90 लाख से क्या करता है? अपना काम कर लेता है। और जब 90 लाख से अपना काम कर लेता है तो ऐसी स्थिति में फिर उसका शॉर्ट टाइम में जितने भी अवधि के लिए होता है ट्रेजरी बिल, कई अवधियों के लिए अलग अलग जारी किया जाता है। तो जिस टर्म के लिए, जिस समय के लिए वो ट्रेजरी बिल जो है जारी करवाता है ना, जो उसमें टाइमिंग होती है, उस टाइम पर जो है गवर्नमेंट क्या करती है? फिर से उस पैसे को जितना रहता है उतना वापस करती है। तो जो बीच का आपका डिस्काउंट जो दिख रहा है वही क्या होता है? जो खरीदता है उसका क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, इसलिए देता है। क्लियर बात? ये ट्रेजरी बिल होता है जिसके द्वारा एक प्रकार से समझ लीजिए गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, सिक्योरिटी होता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है? फाइनेंस प्राप्त करता है। जमा प्रमाण पत्र होता है, सीडीज, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है? ये जो है आप कह लीजिए कि ये भी शॉर्ट टर्म के लिए जो है जारी किया जाता है, लेकिन ये जो है कमर्शियल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो है इन्वेस्टर के लिए जो है, निवेशक के लिए जो है क्या करता है? जमा प्रमाण पत्र जारी करता है, ठीक है। तो ये जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ये इसके द्वारा किया जाता है वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। और विशेष रूप से हम बात करें तो इसमें शेड्यूल्ड जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उनके द्वारा इसको जारी किया। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, अनुसूचित और गैर अनुसूचित, दो तरह के बैंक होते हैं ना। तो अनुसूचित बैंक कौन बैंक होते हैं? वे बैंक जो जिसको आरबीआई अपने द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित करती है वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, और ऐसे बैंक जिनको आरबीआई अपने द्वितीय अनुसूची में नहीं सम्मिलित करती उसको गैर अनुसूची बैंक कहते हैं। तो अनुसूचित जितने बैंक होते हैं वे जो है क्या करते हैं? सीडीज जारी करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भारतीय
अब हम बात करेंगे सेकंड आपका है इंडियन कैपिटल मार्केट, भारतीय पूंजी बाजार, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सेबी द्वारा इसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये जो है क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम दो पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट और दूसरे को कहते हैं औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। ठीक है, तो गिल्ट एज्ड मार्केट, जिसको हम सर्वोत्तम प्रतिभूति बाजार भी बोलते हैं या परम प्रतिभूति बाजार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बाजार में क्या होता है कि आरबीआई के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। चूंकि इस मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो है क्या होता है, क्रय विक्रय होता है, इसीलिए ये मार्केट क्या होता है, ये मार्केट रिस्क फ्री होता है, रिस्क फ्री होता है, नो रिस्क। इस मार्केट में कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है रिस्क फ्री मार्केट होता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा होता है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, है ना। ये कैसा बाजार होता है, इसमें नए अथवा पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों एवं डिवेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें शेयर्स और डिवेंचर्स का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। शेयर की बात की जा रही है, हम यहाँ पे शेयर मार्केट की बात करें तो बहुत ही संक्षेप में बात कर लें, क्योंकि टाइम लगभग खत्म है। तो जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जब हमको लॉन्ग टर्म के लिए जो है हमको वित्त की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं। और शेयर मार्केट की हम बात करें तो हमारे देश में प्रमुख रूप से दो तरह के जो है शेयर मार्केट, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो दो तरह के जो है शेयर मार्केट, जिसमें आपका बीएसई और एनएसई, है ना। बीएसई इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। ये इसका जो इंडेक्स होता है, इसका सूचकांक, इसको बोलते हैं सेंसेक्स, और इसका जो होता है वो रहता है निफ्टी। ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, ये इसके इंडेक्स होते हैं मार्केट के। जैसे आप कह लीजिए आपके जैसे मंडी होती है ना, मंडी बाजार, है ना। मंडी में जैसे सब्जी मंडी हो गया, अलग अलग मंडियाँ होती हैं, है ना। जहाँ पर हम जाते हैं तो उस जिस मंडी में हम जाते हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज हमको वो मतलब इंडिकेट करता है, पूरा प्राइसेस का कितना सप्लाई है, कितनी प्राइस है, सारी जानकारी आपको होती है। वैसे ही ये इंडेक्स होते हैं जो कि इनके बाद इन बाजार के बारे में बताते हैं, है ना। इसका इंडेक्स का नाम हो गया बीएसई का सेंसेक्स, और एनएसई का जो है मार्केट जो है इसका जो इंडेक्स है ये क्या हो गया, निफ्टी, जो कि इन मार्केट के बारे में बताते हैं। तो शेयर मार्केट से जो है हम क्या करते हैं, शेयर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शेयर के द्वारा शेयर का हम क्रय विक्रय करके क्या करते हैं, अपने जो भी फाइनेंस है उसका जो है हम जिसके पास जो है डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति, है ना, जो भी है उसको हम पूरा करते हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट क्या करता है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज लगभग समय समाप्त है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इंडियन फाइनेंस सिस्टम के बारे में संक्षेप में चर्चा किया। तो आज इतना ही।